तो बच्चों आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है हमारी 11वीं कक्षा का अध्याय 22वां और इसका भी भाग 6 जिसमें हम देखेंगे अग्नाशय, वृषण और अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन और उसी के साथ में और भी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं वहाँ से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और किस तरीके से वो कार्य करते हैं। तो अग्नाशय के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अग्नाशय क्या है? हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में भी कुछ हार्मोनों का स्त्रवण होता है, जैसे कि ग्लूकागॉन हो गया या हम कहें इंसुलिन हो गया। आपको पता है कि जो पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, तो वो हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। तो यही चीज़ आज हम इस वाले पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है। क्या है? एक संयुक्त ग्रंथि। अब संयुक्त ग्रंथि क्यों बोला गया है इसको हमें ये देखना है सबसे पहले। तो संयुक्त ग्रंथि आपको पता हो तो हमने 2 टाइप्स की ग्लैंड्स पढ़े थे, 2 तरह की ग्रंथियां पढ़ी थी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, है ना। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हमने पढ़ा। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, तो अग्नाशय एक ऐसा भाग है जो दोनों तरह की ग्रंथियों के गुणों को एक्सेप्ट करके रखता है। कैसे? देखो, यदि मैं यदि अग्नाशय का डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये इस तरीके से होती है। ये देख रहे हो आप, इस तरह की स्ट्रक्चर आपने देखा होगा पहले जब सबसे पहला पार्ट पढ़ा होगा तो हमने बोला था इनको डक्ट, याद आ रहा है? इनको हमने बोला था नलिका। यानी कि जो अग्नाशय है वहां डक्ट के द्वारा भी स्त्रवण होता है और वो किसी कोशिका को जाकर के उत्तेजित करता है। पहली बात, यानी कि अग्नाशय में किस तरीके की बात हुई? एक्सोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज में होती है। कैसे होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नलिका पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। कैसे? यहाँ पर बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ क्या, बहुत सारे मिलियंस, 1 से 2 मिलियन, 10 से 20 लाख, ठीक है, 10 से 20 लाख लैंगरहैंस आइलेट पड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? लैंगरहैंस आइलेट पड़े हुए होते हैं और ये लैंगरहैंस आइलेट है जिसकी वजह से कुछ स्त्रवण होता है। ठीक है, आज आप देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। बहिस्त्रावी कैसे बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर डक्ट है। अंतःस्रावी कैसे बोलेंगे? क्योंकि यहाँ से निकल करके कुछ हार्मोन बाहर की तरफ रिलीज हो रहे हैं। आ गई बात समझ में? अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होता है। लैंगरहैंस द्वीप अपन ने अभी बना दिए। ये कितने होते हैं? यदि साधारण नॉर्मल मनुष्य की बात करें तो ये कितने पाए जाते हैं? 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप उसमें होते हैं। अग्नाशयी ऊतकों का यदि अपन बात करें कि जो पैनक्रियाज के टिश्यू होते हैं उसमें लैंगरहैंस का कितना प्रतिशत है, तो बच्चों इतनी ज़्यादा मात्रा में होने के बाद भी ये केवल 1 से 2% ही पाए जाते हैं। है ना कितनी बड़ी बात? मतलब इतने बड़ा हो सकता है, ये बहुत बड़े एकड़ का हो और उसमें एक छोटी सी जगह यानी कि 1 से 2% मात्र हमारा लैंगरहैंस द्वीप समूह है। मतलब हम बोल रहे हैं ये 10 से 20 लाख है। दैट मीन्स ये बहुत छोटू से, बहुत टाइनी से स्ट्रक्चर होते हैं। कौन? हमारे लैंगरहैंस द्वीप समूह। आ गई बात समझ में? प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप से मुख्य रूप से 2 प्रकार के कोशिकाएं होती है। तो लैंगरहैंस से यदि अपन लैंगरहैंस की बात करें, यदि मैं इसको ओपन कर दूं तो यहाँ पर से 2 तरह की कोशिकाएं निकलेगी। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। अल्फा को मैं क्या बोलूंगी? अल्फा को मैं बोलती हूँ ग्लूकागोन। क्या बोलूंगी अल्फा को? अल्फा को मैं लिखूं तो लिख देती हूँ ग्लूकागोन, ठीक है। और बीटा को मैं बोलूं तो इसको बोलूंगी इंसुलिन। आ गई बात समझ में? क्या हुआ? हमारे पास पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। अग्नाशय में हम देख रहे हैं कि ये 2 तरह की जो ग्रंथियां होती है उसके दोनों तरह के गुणों को लेकर के चलता है, चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो, दोनों के गुणों का समावेश होता है। इसी वजह से इसको हम संयुक्त ग्रंथि भी कहते हैं।
ठीक है, हिट्रोक्राइन भी कहते हैं हम इसको। इसके अलावा हमने क्या बात करी कि इसके अंदर लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं जो नॉर्मल मनुष्य में 10 से 20 लाख मात्रा में पाए जाते हैं, 10 से 20 लाख संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम इनके प्रतिशत की बात करें तो पूरे अग्नाशयी ऊतकों में ये सिर्फ 1 से 2% की मात्रा में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि ये आकार में बहुत छोटे से होते होंगे। एम आई राइट? अब हमने क्या बोला फिर कि जो लैंगरहैंस द्वीप समूह है उसमें से 2 कोशिकाएं निकलती है बेसिकली एक होती है अल्फा जिसको हमने बोला ग्लूकागॉन, दूसरी कोशिका होती है बीटा जिसको हमने बोला इंसुलिन। तो एक एक लाइन हमें यहाँ पे समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। डन हो गई। अब देखो यहां पर ये डायग्राम में आप देख रहे हो तो यहां पर अपना अग्नाशय दिख रहा है। अग्नाशय का लोकेशन हमें पता लग गया। यहां पे कोई दिक्कत आ रही है? अब आगे चलते हैं। अल्फा कोशिकाएं, जो अल्फा कोशिकाएं अभी हमने बोला था, अल्फा कोशिकाओं को हमने क्या बोला? ग्लूकागॉन बोला है। और बीटा कोशिकाओं को हमने क्या बोला है? इंसुलिन हार्मोन का स्रवण करती है। आ गई बात समझ में? ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये आपको तब पता लगेगा जब आपको ये पता लगेगा कि हार्मोन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। एक होता है लिपिड सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फिर लिपिड सॉल्युबल में भी कौन कौन से हार्मोन आते हैं हमें वो बताने, वाटर सॉल्युबल में हमें कौन से हार्मोन आते हैं वो बताने, स्टीरॉयड हार्मोन कौन से हैं, प्रोटीनिशियस हार्मोन कौन से हैं, ये चीज़ें हमें इसमें बतानी पड़ेगी आगे जा करके। आ गई बात समझ में? तो हमें देखना है कौन कौन से हार्मोन जो है स्टीरॉयड हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन जो है पेप्टाइड हार्मोन है। जो सामान्य रक्त शर्करा के स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। यदि मैं तुम्हें सबसे पहले अल्फा यानी कि ग्लूकागॉन के बारे में बताऊं तो बच्चों आपको पता है कि जब आपकी बॉडी में, जैसे मैंने ये बात आपको पहले ही बताई, जब अपन फास्ट करते हैं या व्रत करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने खाना नहीं खाया होता है। आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एम आई राइट ना? तो हमें उस समय क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। काम करते हैं, अब जरूरत थोड़ी नहीं कि आपने फास्टिंग रखी है तो आप सारा दिन सोते रहो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा। यदि कोई ऑफिस वाला पर्सन है तो उसको ऑफिस जाना पड़ेगा। यदि कोई घर वाला बंदा है तो उसको घर का काम करना पड़ेगा। यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए तो हमें एनर्जी चाहिए। उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? तो उस समय जो ग्लूकागॉन है ये हमारे लिए एक ईश्वर का रूप होता है जो हमारी मदद करना चाहता है। कैसे? ये क्या करता है आपको पता है, हमारे लीवर के अंदर है ना, हमारे लीवर के अंदर क्या है? ग्लाइकोजन पड़ा हुआ होता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इस ग्लाइकोजन है ना, इस ग्लाइकोजन को तोड़ करके नए ग्लूकोज को बनाने का कार्य, यानी कि मैं बोलूं ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम क्या बोल रहे हैं? ये हमारा यकृत है। यकृत में हमारे पास ग्लाइकोजन पड़ा हुआ होता है। ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में बनाने का कार्य कौन कर रहा है? हमारा ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन हमारे लिए क्या है? अभी ईश्वर के समान है जो हमारी मदद करता है बुरे समय में। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। तो रक्त में शर्करा के स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। आ गई बात समझ में? ग्लूकोज क्या है? शर्करा ही तो है। ग्लूकागॉन मुख्य रूप से यकृत की कोशिकाओं पर, आ गया? ग्लूकागॉन कहाँ काम करता है? यकृत की कोशिकाओं पर कार्य करता है। ये ग्लाइकोजन का अपघटन करता है। ये ग्लाइकोजन का अपघटन, हमने क्या बोला? ये इसको लाइसिस करेगा, पहले लाइसिस करेगा ना, फिर ही तो ग्लूकोज बनाएगा। हाँ या ना भाई? ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तभी ग्लूकोज बनेगा। ये तो बिल्कुल इजी सी बात है। प्रेरित करता है और जिसके फलस्वरूप रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और हमें फास्टिंग के दौरान, हमें व्रत के दौरान एनर्जी मिल जाती है। आ गई बात समझ में यहाँ पे? अब देखो आगे चलते हैं।
इसके अतिरिक्त ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जो अभी हमने पढ़ी है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन कर रहा है? ग्लूकागॉन ही तो करवा रहा है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया, अति ग्लूकोज रक्तता भी होती है। क्या होती है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है, जो सही नहीं है। ठीक है, ग्लूकागॉन यदि ज़्यादा से ज़्यादा स्रावित हो जाए, हम क्या कह रहे हैं, इतने टाइम से हम हार्मोन पढ़ रहे हैं, हार्मोन की अधिकता होने की वजह से बीमारी भी तो होती है। यदि ग्लाइकोजन ज़्यादा तोड़ा जाए, ग्लूकोज को ज़्यादा मात्रा में बना लिया जाए ग्लूकागॉन के द्वारा, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारा जो ब्लड होगा उसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? तुम्हें याद हो तो हमने क्या किया था, किडनी का जब फंक्शन पढ़ा था तो बोमन संपुट पढ़ा था, डीसीटी पीसीटी पढ़ा था, हेनले लूप पढ़ा था, उसके बाद वो डक्ट आ गई थी। फिर हमने क्या कहा था कि जब यहाँ पर इस तरीके की आती है तो यहाँ से ग्लूकोज रक्त द्वारा वापस से पुनरावशोषित कर लिया जाता था। याद आ रही है वो चीज़? देखो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं हम सच में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब मेरे बताने से पहले ये चीज़ आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तुम्हें याद होगा किडनी में जब अपन ने पढ़ा था, निस्पंदन पढ़ा था, फिल्ट्रेशन पढ़ा था, तो उस दौरान हमने देखा था कि पीसीटी के अंदर क्या हो रहा था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब नीचे चला जा रहा था तो ग्लूकोज को वापस से वो पुनरावशोषित कर लेता था, रीएब्जॉर्ब कर लेता था, ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा खराब ना हो जाए। ये बात है। तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता बढ़ जाएगी, जिससे कि डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ग्लूकागॉन कोशिकीय शर्करा के अधिग्रहण के उपयोग को कम करता है। ग्लूकागॉन कोशिकीय शर्करा का अभिग्रहण और उपयोग को क्या करता है? कम करता है। क्लियर? अतः ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, याद रखना है। तो ग्लूकागॉन क्या हो गया? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी है। इंसुलिन भी, अब किस दूसरा हार्मोन हमारा आ गया। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है। अब देखो, ये पेप्टाइड हार्मोन था, हमने कहाँ देखा था? पेप्टाइड हार्मोन है। तो इंसुलिन भी क्या हुआ हमारा? पेप्टाइड हार्मोन है। प्रोटीन के बीच में पाए जाने वाला बंध कैसा है? पेप्टाइड बंध ही तो पाया जाता है, इसलिए हार्मोन भी कैसा होगा? जो प्रोटीन से बनेगा, पेप्टाइड हार्मोन होगा। लर्न करने की, रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है चीजें। ग्लूकोज संस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। अब ये क्या करेगा? ग्लूकोज का समस्थापन यानी कि उसकी रेंज को प्रॉपर बनाए रखाएगा। उसकी जो मात्रा है हमारी बॉडी में उसको प्रॉपर बनाए रखने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन मुख्यतः हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है। तुमसे पूछा जा सकता है ग्लूकागॉन किस पे कार्य करता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यकृत पे कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? क्योंकि ग्लाइकोजन वहाँ पे स्टोर होता है। ग्लाइकोजन स्टोर होता है तो वो ग्लाइकोजन का अपघटन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इन केस ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन कहाँ पर काम करेगा? देखो बेटा, जब हमारी बॉडी में बहुत सारी शुगर हो जाए या हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लें, तो उस दौरान हमें हेल्प कौन करता है? इंसुलिन हेल्प करता है। इंसुलिन कैसे हेल्प करता है? ये क्या करता है आपको पता है? हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू हमने पढ़ा है, एडिपोज उत्तक पढ़ा है हमने, जिसको हम फैट सेल्स भी कहते थे, हाँ या ना? अब क्या होगा? देखो, मीठे से कोलेस्ट्रॉल, मतलब हम मीठा खाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं? इंसुलिन इस वाले शुगर को इन एडिपोज टिश्यूज में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इन सारे शुगर को जो बहुत ज़्यादा लेवल में हमारी बॉडी में भर जाती है, उसको क्या करता है? इस एडिपोज टिश्यू पे भेज देता है या हिपैटोसाइट पे भेज देता है। आ गई बात समझ में? इंसुलिन कहाँ काम कर रहा है और क्यों? तो कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। अभिग्रहण कर लिया हमने, इसके फलस्वरूप ग्लूकोज की तीव्रता से रक्त हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है। ब्लड कहाँ जाएगा? मतलब ये हमारी सेल है, ब्लड है, ये ब्लड से कहाँ जाएगा? एडिपोज टिश्यू उसमें जाएगा, हिपैटोसाइट्स में जाएगा।
और रक्त शर्करा का स्तर कम कर देगा, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। और वहां पर क्या बोल रहे थे, हाइपरग्लाइसेमिक। याद रखिएगा ये दोनों टर्म। हाइपरग्लाइसेमिक जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, और ये कम कर रहा है, वो बढ़ा रहा है ग्लूकोज को। अरे बढ़ा रहा है ना, फास्टिंग कर रहे हो तुम्हें ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाए जा रहा है ना, तो वो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई। और यहाँ पर क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया है, ये कहाँ भेज रहा है, एडिपोज टिश्यू में भेज रहा है, हमारे डस्टबिन में भेज रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, तो कम कर रहा है, तो क्या करेगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन करेगा। आ गई बात समझ में, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो, इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। देखो बच्चों, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, आपको याद हो तो अभी अपन ने जस्ट पहले पढ़ा है, हमने ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया था, किसके द्वारा, ग्लूकागॉन के द्वारा। बट यदि तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, यहां देखो, गलत लिख दिया ना, ग्लूकोज से तुम्हें ग्लाइकोजन बनाना है बेटा, है ना, तो क्या आएगा, इंसुलिन। क्या आएगा, इंसुलिन। और यदि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है तो आएगा ग्लूकागोन। आ गई बात समझ में। दोनों में हमें कोई भी मैसअप नहीं करना है, हमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन के नियमित सम्मिलित रूप से दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन द्वारा होता है। तो हमारी बॉडी में यदि तुम्हें ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है तो दोनों हार्मोन हमारे काम करेंगे, ग्लाइकोगॉन भी और हमारा इंसुलिन भी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक एकदम क्लियर। आगे आ जाओ। लंबी अवधि तक देखो टर्म देखो, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकागॉन के बारे में बात हो रही है। अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज हो जाती है, और ऐसी डायबिटीज को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। और इसके अलावा इंसिपिडस याद आ रही है तुम्हें, जब यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जा रही थी, याद आ रही है? एडीएच के फंक्शन में अपन ने बोला था, एडीएच में वाटर यूरिया वाला जो था, याद आ गई बात? तो एडीएच वाले में जो डायबिटीज़ हुई थी वो डायबिटीज़ इंसिपिडस थी, और यहाँ पर जो डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ मेलिटस है। आ गई बात समझ में? यहाँ पे शुगर लेवल बढ़ रहा है, बीमारी हो जाती है जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज का निर्माण में भी जुड़ी रहती है। हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज जो है उसका बनना सही नहीं होता है, वो हमारी बॉडी को खराब कर देती है। यदि तुम्हारी यूरिन में शुगर निकल रहा हो, शुगर का ह्रास हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन डायबिटीज़ मेलिटस है बच्चों। किसकी वजह से हो रही है? बेसिकली ग्लूकागॉन की वजह से हो रही है। तब आपको क्या दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है। क्लियर? मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है। हो गया? मधुमेह के मरीजों का किससे द्वारा वो किया जा रहा है? इंसुलिन के द्वारा उपचार किया जा रहा है। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वृक्षण, नर में उदर गुहा, यानी कि जो अभी अपन क्या कर रहे हैं, वृक्षण की बात कर रहे हैं। तो यदि अपन बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये नर का क्या है? उदर गुहा है, हाँ या ना? उदर गुहा के पास में हमारा जो है नर का वृक्षण स्थित होता है। बाहर वृक्षण कोश एक जोड़ी वृक्षण स्थित होते हैं। वृक्षण यानी कि टेस्टिस, आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में, ये एक जोड़ी, ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं हिंदी में वृक्षण। तो उदर गुहा के अपने बाहरी भाग में क्या स्थित होते हैं? वृक्षण होते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं, मतलब एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो टेस्टिस को प्रोटेक्शन देती है, बचाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? वृक्षण स्थित होते हैं। वृक्षण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। क्यों? जो स्पर्म बनता है वो टेस्टिस के द्वारा ही बनता है। जब उसके अंदर एक्टिवनेस होता है तो उसी से ही स्पर्म बनता है, और उसी के साथ में ये एंडोक्राइन
ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है जहाँ से हार्मोन रिलीज करता है। यदि बॉयज़ के हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो कौन रिलीज करता है? वृक्षण के द्वारा ही रिलीज होता है। वृक्षण शुक्रजनक नलिका और भरण या अंतराली उत्तकों का बना होता है। बिल्कुल सही बात है, शुक्रजनक नलिकाओं का ही बना होता है। और क्या होता है उसके अंदर? कैसे उत्तक पाए जाते हैं? हमारे अंतराली उत्तक पाए जाते हैं। लेडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं, लेडिंग सेल्स होता है, आपने पता हो तो ये सर्टोली सेल्स का डायग्राम ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। ये हमने पूरा मादा जनन अंग और रिप्रोडक्शन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि मादा जनन अंग और जो हमारा नर जनन अंग है उसका डायग्राम, यहाँ पर ये सर्टोली कोशिका होती है, उसके बाहर ऐसे ये जो अंतराली कोशिकाएं होती है इसको हम लेडिंग सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडिंग सेल्स कहते हैं। अंतर्नली के स्थानों पर उपस्थित होती है और एंड्रोजन या नर हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन स्टीरोन हार्मोन का स्राव करती है। आ गई बात समझ में? यहाँ पर एंड्रोजन नर में सहायक जनन अंग, जैसे कि अब क्या होता है देखो, बहुत जो नर का जनन अंग की बारे में बात करें जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें बहुत सारे सहायक अंग भी होते हैं जिसमें ये जो एंड्रोजन हार्मोन, हमारा एंड्रोजन हार्मोन है वो हेल्प करता है। किस किस में हेल्प करता है? देखो यहाँ पर लिख रहा है एपिडाइडिमस, ये रहा हमारा, मैंने बता दिया आपका जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर वाला जो पार्ट कहलाता है उसको हम कहते हैं एपिडाइडिमस। फिर ये बोल रहा है शुक्रवाहिका, शुक्र नलिका जो ये यहाँ से जा रही है। फिर हम कह रहे हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल ये रही हमारी सेमिनल वेसिकल। फिर हम बोल रहे हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि, तो ये जो दिख रही है तुम्हें ये वाली जो दिख रही है इसको हम बोलते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि आदि के परिवर्धन। और ये यूरेथ्रा, इसका जो परिवर्धन जो विकास होता है वो बेसिकली किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन हार्मोन की वजह से ही होता है। ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मतलब जो नर का जो जनन अंग होता है उसकी पेशीय वृद्धि करने में, टेस्टिस की वृद्धि और परिवर्धन में हेल्प करता है। मुख और अक्षीय रोम, जो बॉयज़ के बाल आते हैं, दाढ़ी पर बाल आना, मूंछों पे बाल आना, है ना, हाथ पैरों पर बाल आना, ये कैसे आते हैं? ये एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा ही होता है। क्रोधात्मकता, निम्न स्वरमान या आवाज़ इत्यादि उत्तेजित करते हैं। बॉयज़ की आवाज़ जो होती है वो बहुत भारी हो जाती है एक समय बाद, जैसे ही प्यूबर्टी आती है उनमें उनकी वॉइस कैसे हो जाती है? हैवी, हाँ तो, है ना, ऐसी आवाज़ हो जाती है। तो वो क्यों होती है? इसी एंड्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है? एंड्रोजन हार्मोन हेल्प करता है। इसकी प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके लैंगिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षक होते हैं, तो उस व्यवहार को बढ़ाने का कार्य भी एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा ही होता है। अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा जो एक स्नेह बढ़ता है, एक अट्रैक्शन बढ़ता है, वो एंड्रोजन के द्वारा ही होता है। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय के द्वारा ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपापचय प्रभाव भी डालते हैं। मतलब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म होता है उन पे भी ये अफेक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। अंडाशय, मादाओं के उदर में अंडाशय का एक युग्म होता है, जोड़ा होता है। हमने अच्छे से डायग्राम पढ़ रखा है ऑलरेडी। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है, नेचुरल सी बात है, जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करती है। आपको याद है जब अपन ने पूरा मासिक चक्र पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने पूरी साइकिल आपको पढ़ाई थी कि कब हमारा कौन सा डे होता है, ओव्यूलेशन पीरियड का दिन कौन सा होता है, 14वें दिन हमारा क्या होता है, 28वें दिन में क्या होता है, कौन सी सेल्स के बाद हमारा जो LH है वो कम हो जाता है, FSH बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है। यदि प्रेग्नेंट वुमेन हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। याद आ रही है वो चीज़? वो इसी चीज़ का ही पार्ट है। आई मीन टू से ये उस चीज़ का ही पार्ट है। इसके अतिरिक्त अंडाशय में 2 प्रकार के स्टीरॉयड हार्मोन
समूह का भी उत्पादन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। आपको पता है ना, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है तो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो अपना प्रेगनेंसी का टाइम आ जाएगा। अंडाशय अंडपुटक और भरण ऊतक का बना हुआ होता है। आ जाइए नेक्स्ट। एस्ट्रोजन का संश्लेषण और स्त्राव मुख्य रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशय पुटकों के द्वारा होता है। जो हमारी फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है, ओवरी फॉलिकल्स होती है, उसके अंदर एस्ट्रोजन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडोत्सर्ग हो गया है, उसके विखंडित पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। क्या बोल रहे थे अपन, याद आ रहा है वो मासिक धर्म वाला या मासिक चक्र वाला पार्ट, जिसके हमने क्या बोला था कि कार्पस मतलब जब हमारा पुटिका लुट जाती है, फॉलिकल्स लुट जाती है, तो वो किस में तब्दील हो जाती है, कार्पस लूटियम में तब्दील हो जाती है। और ये मुख्यतः किसका स्राव करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों का निर्माण करने में हेल्प करते हैं, उनकी वृद्धि में, उनकी क्रियाओं में, अंडाशय पुटिकाओं के परिवर्धन में। द्वितीय लैंगिक लक्षणों कौन कौन से, जैसे कि हमारी जो वॉइस होती है वो बहुत स्वर वाली हो जाती है, हम बहुत स्वीटली बात करने लग जाते हैं, हमारे स्तनों का विकास होता है ना, तो और बहुत सारे चेंजेस आते हैं फीमेल में। वो किसकी वजह से आते हैं, इन्हीं हार्मोन की वजह से आते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है, इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन। एस्ट्रोजन स्त्रियों में लैंगिक व्यवहार को भी नियामक करते हैं, यानी कि एक फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन भी एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा ही होता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रसवता में सहायक होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अभी। प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कूपिकाओं के निर्माण और दुग्ध के स्राव में सहायक होते हैं। ये सारी की सारी चीज़, देखो बच्चों मैंने वृक्षण और अंडाशय पे ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये हम स्ट्रक्चर के साथ साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक एक पार्ट को पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको इन डिटेल समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक पथ के जो हार्मोन है उसके बारे में। हृदय की आलीन भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, हार्ट के बारे में अपन ने बहुत अच्छा से पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हाँ या ना, वहाँ पर भी एक हार्मोन का स्रवण होता है जिसको हम कहते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक, ठीक है। कौन सा फैक्टर है, ANF फैक्टर, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है हार्ट वाले चैप्टर में, आप चाहें तो दोबारा उसको देख सकते हैं। यह क्या करता है बच्चों, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको कम करता है। आपसे पूछा जाए ANF क्या है, तो ANF एक कार्डियक हार्मोन है जो क्या करता है, BP को कंट्रोल करता है। कैसे, उसका BP प्रेशर जो है उसको कम कर देता है, BP को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को कम करके हेल्प करता है। रक्तदाब जब बढ़ जाता है तो ANF स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फारित हो जाती है और रक्तदाब कम हो जाता है। आई बात समझ में, क्या हुआ, कैसे काम करता है। ANF का हमने काम देखा था, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ANF रास वाला टॉपिक याद रखना। ANF के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त में, जैसे ही रक्त ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमने बोला था कि बहुत सारे एंजाइम्स निकल रहे थे, याद आ रहा है, वो ही चीज़ हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। वाहिकाएं विस्तारित हो जाती है और रक्तदाब हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट देखें वृक्क की, अब क्या हुआ, हमने हार्ट का देख लिया, अब हम देख रहे हैं किडनी में। किडनी में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं होती है, जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स GGA जिसको हमने बोला था JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलस हमारे पास कोशिकाएं होती हैं जिससे इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। इरिथ्रोपोइटिन आते ही तुम्हारे याद आ रहा है, मैंने यहाँ पे दिखाया था, इस तरीके से एक डायग्राम बना था कि ये इरिथ्रोपोइटिन होता है। यहाँ से क्या होता है, हमारे ब्लड की जो कोशिकाएं होती है उनका निर्माण किया जाता है, बहुत सारा निर्माण होता है। यदि जैसे 120 डेज बाद चली जाती है, वो स्प्लीन में भी चली जाती थी। ये पूरी की पूरी चीज़ें मैंने आपको बहुत विस्तृत लेवल पे बताई है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है जो रक्ताणु उत्पत्ति RBC के निर्माण को प्रेरित करती है। इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोसाइट को ही करेगा, नेचुरल सी बात है, किसको करेगा, इरिथ्रोसाइट को करेगा।
जठर, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जठर आंतरिक पथ में भी बहुत सारे भागों में कुछ अंतःस्रावी कोशिकाएं जो है मुख्य 4 पेप्टाइड हार्मोन का निर्माण करती है, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टेरोकाइनिन, जठर अवरोधी पेप्टाइड GIP। इनका फंक्शन क्या क्या है आओ देख लेते हैं। गैस्ट्रीन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक, आपको पता है हमारे जो स्टमक है उसमें HCl की मात्रा को सही करने के लिए कौन होता है, गैस्ट्रीन होता है, गैस्ट्रीन हार्मोन और पेप्सिनोजन। गैस्ट्रीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। HCl होता है तभी हमारे स्टमक में फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ये बात सभी को पता है। कोई भी हानिकारक चीज़ हमारे जब पेट में चली जाती है तो वो HCl ना हो तो वो विघटित नहीं हो सकता है, तो गैस्ट्रीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। सेक्रेटिन बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है, जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों की स्रावों को प्रेरित करता है। बाइकार्बोनेट भी हमारी बॉडी में चाहिए, हाँ या ना। जल भी हमारे पेट में चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं तो ये चीज़ें हमें दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। कोलेसिस्टोकाइनिन अग्नाशय व पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। आई बात समझ में। अब देखते हैं आगे GIP क्या करता है। GIP जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। भाई कोई तो कंट्रोल भी करेगा ना, सब बढ़ाए जा रहे हैं तो कोई तो उसको कंट्रोल करेगा, तो GPI क्या करेगा, जैसे अपने पास होती है ना पुलिस होती है तो वो कंट्रोल करती है चोरों को पकड़ करके, चोरियों को, वैसे ही GIP क्या करेगा, जो भी जठर स्राव हो रहे हैं उसको नियमन करेगा, कंट्रोल करेगा। अनेक अन्य उत्तक हैं जो अंतःस्रावी नहीं है लेकिन कई हार्मोन का स्राव करते हैं, उन्हें वृद्धिकारक हार्मोन भी कहते हैं। ये वृद्धिकारक उत्तकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि कुछ सेल्स होती हैं जो एक्टिव रहनी चाहिए, वो किसी न किसी वजह से डैमेज हो जाती है और एक्टिव नहीं होती है, तो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिनको हम हार्मोन नहीं कह सकते, लेकिन ये ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, एज अ हार्मोन ही उन सेल्स को एक्टिव करने के लिए हेल्प करते हैं। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट चलिए, हार्मोन क्रिया जो होती है उसकी क्रिया विधि कैसे होती है, मतलब हार्मोन फंक्शनल कैसे होता है बेटा। तो देखो, हार्मोन लक्ष्य उत्तकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी जब अपन ने हार्मोन चैप्टर देखा था कि कोई भी, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर हार्मोन का सिक्रीशन हुआ, ये कोई अंग है, ये कोई कोशिका है, यहाँ पर जब तक ये रिसेप्टर नहीं होंगे बेटा, जब तक ये रिसेप्टर नहीं होंगे तो ये हार्मोन आकर के यहाँ अटैच नहीं होंगे। यानी कि हार्मोन उसी सेल को एक्टिव कर सकता है, वो पर्टिकुलर हार्मोन उसी पर्टिकुलर सेल को एक्टिव कर सकता है जिसके पास उस हार्मोन के लिए ग्राही हो या रिसेप्टर हो। आई बात समझ में। क्या बोला मैंने, एक यदि हमने बोला है कि भैया कोई भी हार्मोन रिलीज हो रहा है वो हर सेल को तो नहीं कर सकता। भाई जहाँ से हार्मोन निकला है ना, यदि सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी में और वो कहीं पर भी जाके अफेक्ट कर दे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हर उस सेल के पास उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए एक ग्राही होता है, रिसेप्टर होता है, तब जब वो जाकर के बाइंड होता है तभी वो एक्टिव होता है, तभी वो काम करता है। इज दैट क्लियर। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही आ गया, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर झिल्ली योजित ग्राही कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतर कोशिका ग्राही कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं, जो लक्ष्य कोशिका की झिल्लियों पर स्थित रिसेप्टर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन ग्राही कहते हैं। झिल्ली योजित ग्राही जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं उनको हम कहते हैं। कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतराकोशिकीय ग्राही कहलाते हैं, यानी इंसर्शियल रिसेप्टर्स कहलाते हैं, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय ग्राही केंद्रक में उपस्थित होते हैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करने में मदद करते हैं। आ गई बात समझ में, कैसे फंक्शनल है। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, हाँ या ना। जैसे कि मैंने क्या बोला कि हार्मोन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है, सॉरी, रिसेप्टर जो है स्पेसिफिक है एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। क्यों, क्योंकि देखो रिसेप्टर, यदि हर कोई रिसेप्टर हर किसी हार्मोन के साथ अटैच हो जाता तो कोई भी सेल्स ढंग से कार्य नहीं करती।
हमने क्या बोला है कि अंतःस्रावी तंत्र जो है वो अपने विशिष्ट हार्मोन के द्वारा, विशिष्ट ग्राहियों के द्वारा अपनी बॉडी में नियमन कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। यदि हर ग्राही हर हार्मोन के साथ संवेदनशील होता तो वो कार्य नहीं हो पाता। एम आई क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि एक रिसेप्टर, दिस इज रिसेप्टर, ये रिसेप्टर इस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए ही कार्य करेगा जब ये इससे अटैच हो गया। यदि कोई और होगा तो ये इसके लिए काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ग्राही हैं वो कैसे होंगे? विशिष्ट होंगे, स्पेशल होंगे। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन आते हैं, कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन होगा। मान लीजिए ये एक सेल है, यहाँ पर ये रिसेप्टर है, ये हार्मोन आया, इसने हार्मोन को अंदर भेज दिया। हार्मोन के अंदर भेजने से कुछ ना कुछ जैव रासायनिक अभिक्रिया उस कोशिका के अंदर शुरू होने लग जाएंगी। अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय कार्यकी के नियमन का हार्मोन द्वारा होगा। हाँ है ना? मतलब उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसका जो कार्यकी है वो किसके द्वारा प्रभावित होगा? उस पर्टिकुलर हार्मोन के द्वारा। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। मैंने आपको बोला था ना कि भाई हम देखेंगे हार्मोन दो तरह के होंगे, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। तो ये पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन हमने पढ़ लिया, ये पीयूष ग्रंथि हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन इत्यादि कैसे हो सकते हैं? दो तरह के, ये लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, जो जल में घुलते हो, जल में घुलनशील, और एक ऐसा होगा जो लिपिड में, वसा में घुलनशील हार्मोन होगा। वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। स्टीरॉइड उदाहरण के लिए कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये वाले हार्मोन हो जाएंगे। आइडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन हो गए। अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न से, जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, यानी अमीनो अम्ल में हम डिफरेंसेस करें, चेंजेस करें, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल में अपन चेंजेस करेंगे तो भी चेंजेस आ सकते हैं, अमीन ग्रुप में चेंजेस करेंगे तो भी चेंजेस आ सकते हैं। जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं, सुन लो, जो मेम्ब्रेन पर, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, इस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है और यहाँ पर हार्मोन आकर के कार्य कर रहा है, तो वे साधारणतया लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते। क्या? वो इजीली प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन द्वितीयक संदेश वाहकों का उत्पादन कर, यदि ये इससे अटैच हो जाता है तो ये कार्य नहीं करेगा। ये क्या करेगा? किसी और को क्या करेगा? उत्पादित करेगा, उत्तेजित करेगा। और जैसे कि चक्रीय एएनपी, साइक्लिक एएमपी, ये इसको इंडिकेट करेगा। हमारे पास IP3 को जब अपन सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे कभी, तो उसके अंदर, जैसे आप आगे जाओगे, जब आप कॉलेज में आ जाओगे तो वहाँ पर हम सेल सिग्नलिंग का एक टॉपिक देखते हैं बेटा। उसके अंदर ये AMP, हमारा IP3, CA+2, इसका बहुत ही खतरनाक रोल होता है। या आप ट्रांसपोर्ट में भी यदि डीपली पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर इनका रोल समझ में आएगा कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी कोशिकाओं में, ठीक है। अतः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं इसके द्वारा। अब क्या होगा? देखो, जैसे हार्मोन आया, ये कहाँ पर आया? एक मिनट, कलर चेंज कर लो बेटा। हार्मोन आ गया, ये क्या है? हमारा हार्मोन है। अब तुम्हें पता है ये मेम्ब्रेन पे है, ये मेम्ब्रेन पे, झिल्ली पे प्रेजेंट है, झिल्ली पे। और ये क्या है? हमारा ग्राही है, यानी कि ये हमारा रिसेप्टर है। रिसेप्टर पे आ गया, रिसेप्टर से अटैच होके अब ये हार्मोन अंदर नहीं आ रहा, इसने अपनी प्रतिक्रिया दिया। प्रतिक्रिया से क्या हुआ? दूसरे संदेश वाहकों की उत्पत्ति हो गई। ये AMP भी हो सकता है, ये IP3 भी हो सकता है, ये कैल्शियम भी हो सकता है। जैसे इससे क्या हुआ? जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगी अंदर, शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता यानी कि कार्यकी में चेंज आया, और जिसकी वजह से हमने जैसे एग्जाम्पल लिया है अंडाशय वृद्धि, अंडाशय वृद्धि होने लगी। ये एक प्रोटीन हार्मोन का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? नेक्स्ट चले। अंतरकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन, अंतरकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे स्टीरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन आदि हार्मोन जो है वो सम्मिश्र एवं जीनोम के पारस्परिक क्रियाओं से जीन की अभिव्यक्ति, मतलब जैसे कुछ हार्मोन जो होते हैं वो हमारे जीन को
मतलब देखो यहाँ पर अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा था, उसने मेम्ब्रेन पे अटैक किया और अंदर की चीजों को बढ़ा दिया, ये बात बोली। लेकिन यहाँ पर जो हार्मोन है बेटा, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन की बात करी, ये एक जीन है ना, जैसे लंबाई का जीन हो गया है ना, या आइज के कलर का जीन हो गया, आपके बॉडी के कलर का जीन हो गया, ये हार्मोन उन जीन को जाकर के प्रेरित करते हैं कि भैया तू उठना और तू इस वाले जीन को बढ़ा दे, इस वाले कलर को बढ़ा दे, तू आई के कलर को उसको ब्राउन बना दे, या इसकी हाइट बढ़ा दे। उस जीन को प्रेरित करते हैं ताकि वो उस पर क्रिया करे, प्रतिक्रिया करे। पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रिया शरीर की कार्यकी और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये हम देखें, हार्मोन आया, एस्ट्रोजन हार्मोन आया, ठीक है, इसने क्या किया, अंदर की तरफ प्रेरित किया। अब ये क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, कलर चेंज कर लो एक बार, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा, अब देखो हमने क्या बोला, या तो ये गुणसूत्र पर कार्य करेगा, वहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं, हम सभी को पता है इस बारे में। यहाँ पर ये कार्य करेगा और इसको प्रतिक्रिया करने के लिए बोलेगा, तो जीनोम पे हुआ, mRNA इंक्रीज हुआ, भाई सीधी सी बात है ना, जीन है, जीन mRNA में तब्दील होगा, mRNA से प्रोटीन बनाएगा, ये बात तो पता है ना तुम लोगों को, भाई DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है। तो वही चीज़ है, इससे क्या होगा, प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन उस पर्टिकुलर टिश्यू पे जाकर के कार्य करेगा। ये हो गई हमारी इस वाले चैप्टर की कहानी खत्म। तो आज हमने देख लिया कि जो बाकी बचे हमारे हार्मोन्स थे उसके बारे में देख लिया, इसके अलावा हार्ट का हार्मोन देख लिया हमने, स्टमक का हार्मोन देख लिया हमने, उनकी किस तरह की हार्मोन की क्रिया विधि होती ये देख लिया, 2 तरह के हार्मोन हमने देख लिए। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है बच्चों आज फिनिश हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्वेश्चन आंसर का होगा। जब तक हम मिलेंगे जल्द ही, जब तक धन्यवाद।